अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। दुनिया ने पाकिस्तान को पिछले कई सालों से बल्कि दिहाइयों से एक खास सिक्योरिटी लेंस से देखा है। कभी पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, डू मोर का मुतालबा किया जाता था, पाकिस्तान को पार्ट ऑफ द सोल्यूशन से ज्यादा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम समझा जाता था। मगर आज पूरी दुनिया का मन, लाखों लोगों की जानें, आलमी मईशत का मुस्तकबिल, ट्रिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी, तेल और खुराक की फरामी सब पाकिस्तान से जुड़ी है। और अब न सिर्फ पाकिस्तान को पार्ट ऑफ द सोल्यूशन समझा जा रहा है बल्कि पीस मेकर भी करार दिया जा रहा है। जिसकी खास बात यह नहीं है कि पाकिस्तान किसी सुपर पावर या किसी एक मुल्क के साथ खड़ा हो गया है, बल्कि सबसे खास बात यह है कि अमन की कोशिशों में पाकिस्तान की असूली पोजीशन और न्यूट्रल किरदार एक वाज़ेह हकीकत बन गया है, जिसके बैक वक्त अमेरिका, चीन, ईरान, सऊदी अरब और यूरोप समेत तमाम अहम ममालिक से करीबी ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। और पाकिस्तान की इसी मुतहरिक सफारतकारी की बदौलत दुनिया आज न सिर्फ एक वसी जंग के खतरे से बाल बाल बच गई है, बल्कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक बड़ी माशी तबाही से भी बचा लिया है, जिसकी वजह से कई सालों बाद यह नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया की निगाहें मुस्बत हवाले से पाकिस्तान पर मरकूज है। क्योंकि पाकिस्तान में आज से अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का दौर शुरू हो रहा है, जिससे आलमी अमन और बिलखसूस मशरिक़ वस्ता में अमन का नया दौर शुरू होने की उम्मीदें जुड़ी हैं। मगर जहां पाकिस्तान की इन कोशिशों से कई उम्मीदें वाबस्ता हैं, वहीं फरीकैन के नजरियात, मकासद, अहदाफ, मुतालबात में मौजूद खलीज और ख़ास तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट बास खदशात को भी जन्म दे रहा है। जबकि इन खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि इसराइल, जो आर्जी जंग बंदी का मुखालिफ था, वो भी स्पॉयलर का किरदार अदा कर सकता है और लबनान में इसकी गैर इंसानी कार्रवाइयों को इसी हवाले से देखा जा रहा है। बहरहाल अमरीका और ईरान के दरमियान इन तारीखी मुज़ाकरात के लिए वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इन मुज़ाकरात में अमरीका की जानिब से नायब सदर जेडी वेंस, मशरिक़ वस्ता में अमरीका के नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर हिस्सा लेंगे। जबकि ईरानी वफ्द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ समेत पासदारान इनकलाब के सीनियर रहनुमा भी शामिल होंगे। यानी अमरीका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने और अल्टीमेटली एक मुस्तकिल पायदार अमन तक पहुँचने के लिए दोनों तरफ से आला तरीन क़यादत हिस्सा ले रही हैं। और पाकिस्तान की कोशिश है कि माजी के बरक्स इस बार फरीकैन इनडायरेक्ट मुज़ाकरात के बजाय आमने सामने बैठकर ख्यालात का तबादला कर सकें। जबकि अहम बात यह कि आज ही सऊदी वज़ीर ख़जाना अब्दुल्ला बिन जदान भी इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। और इस हवाले से बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने यह खबर दी है कि सऊदी वफ़द भी साइडलाइंस पर इन मुज़ाकरात में शामिल हो सकता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुँचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि इस्लामाबाद रवानगी से कबल जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में इस उम्मीद का इजहार किया है कि उन्हें यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। अगर ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमेरिका भी खुले दिल के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कह रहे थे कि सदर ट्रंप ने उन्हें बहुत वाज़ेह गाइडलाइंस दी हैं। अब देखना होगा कि मामलात आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया, चालाकी की कोशिश की, तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्देबल नहीं देगी। इसी तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमन मुज़ाकरात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वो ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए बहुत पुरुम्मीद है। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, मगर मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफदेह होगा। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया पर कल ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का एक और तफसीली बयान नशर किया गया। मुश्तबा खामेनेई ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के चैलेंज पर बयान में कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने हुकूक से भी दस्तबरदार नहीं होगा। इसी हवाले से ईरान तमाम मुज़ाहमती मुआहज़ों को एक वजूद के तौर पर देखता है। मुश्तबा खामेनेई ने कहा कि ईरान अपने खिलाफ होने वाले हमलों, अपने शहीद सुप्रीम लीडर और अपने शोहदा का बदला लेगा। ईरान अपनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम को नए मरहले में लेकर जाएगा। दुश्मन के साथ बातचीत के बावजूद ईरानी अवाम को सड़कों से हटना नहीं चाहिए। इसी तरह ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने अमन मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में पूरी अथॉरिटी के साथ शिरकत करेगा, लेकिन अमरीका की धोखादही वाली फितरत की वजह से गहरे शकूक व शुबात बाकी रहेंगे। ईरानी नायब सदर ने कहा कि जंग के इन 40 दिनों में ईरान ने दुश्मन के अंदाज़ों को गलत साबित किया। ये जंग स्ट्रेटेजिक हिकमत अमलियों में इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फैसला कुन मोड़ है। कौम के अज़म ने दुश्मन को सियासी और सिक्योरिटी महाजों पर तारीखी शिकस्त दी है। यानी अमरीका और ईरान दोनों तरफ से एतमाद के शदीद फुकदान के बावजूद
बातचीत की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। मगर इस पूरी सूरत-ए-हाल में एक मुल्क ऐसा है जिसने न सिर्फ अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग पे उभारने में बुनियादी किरदार अदा किया, बल्कि अब इसकी जानिब से जंग बंदी की भी मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। स्पॉइलर का किरदार अदा करने वाला ये मुल्क इसराइल है, जिसकी जंग बंदी के बावजूद लबनान पर गैर इंसानी हमले जारी हैं। तशवीश की बात यह है कि इसराइल पिछले माह जंग के आगाज से अब तक लबनान में तकरीबन 2000 अफराद को शहीद कर चुका है, जबकि सीज फायर के ऐलान जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह वाजे किया था कि इस जंग बंदी में लबनान भी शामिल है, इस ऐलान के बाद इसराइल ने तबाहकुन हमलों में एक ही दिन में 254 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइल के इन हमलों के बाद ईरान ने शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ईरानी नायब वजीर ख़ारजा ने यह भी बताया कि पाकिस्तान मुदाखलत ना करता तो ईरान लबनान पर हमलों का जवाब देने वाला था। इस पूरी सूरत-ए-हाल में अमेरिका के किरदार और मौक़िफ़ को लेकर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि पहले तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि लबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं था, मगर अब सदर ट्रंप का कहना है कि इनकी कल इसराइल के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात हुई है, जिसमें नेतन्याहू ने लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी है और अब इसराइल लबनान पर हमले कम कर रहा है। मगर अमेरिकी सदर के इस बयान के कुछ ही देर बाद इसराइली फ़ौज का यह बयान सामने आया कि उसने लबनान में हिज़्बुल्लाह की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने आज शाम लबनान के शहर नब्तिया पर हमला किया है, जिसमें लबनान के 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। इसराइल की जानिब से सीज फायर की इन खिलाफ वर्जियों पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। ईरान लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। लबनान के अलावा आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का मुसलसल कंट्रोल भी फरीकैन के दरमियान इख्तिलाफात की बड़ी वजह बना हुआ है। अमरीकी सदर मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि ईरान सीज फायर के तहत आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे, जबकि ईरान ने अभी तक सिर्फ एक मखसूस तादाद में जहाज़ों को स्ट्रेट से गुजरने की इजाज़त दी है। बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जंगबंदी के बाद खुला ज़रूर है, लेकिन इसमें जहाज़ों की नकलो हरकत मामूल की ट्रैफिक के 10% से भी कम है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को इस रास्ते 11 बहरी जहाज़ गुजरे, बुध को 5 और जुमेरात को सिर्फ 7 जहाज़ इस बहरी रास्ते गुजरे हैं, जबकि जंग से पहले यौमिया 120 से 135 जहाज़ इस आबी गुजरगाह से गुजरा करते थे। और अब इसी कशीदा सूरत-ए-हाल को दोबारा नॉर्मल पर लाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस्लामाबाद में आज और कल होने वाले मुज़ाकरात से पूरी दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हैं, मगर इसराइल के साथ इसराइल के करीबी इत्तेहादी भारत को भी पाकिस्तान की कोशिशें हजम नहीं हो रही हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर कुछ रोज़ पहले इंतहाई गिरीवी ज़बान इस्तेमाल करके अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर चुके हैं। अमेरिका ईरान सीज फायर को तो भारत वेलकम कर रहा है, मगर पाकिस्तान के किरदार को लेकर भारतीय हुकूमत इस वक्त मुकम्मल खामोश है। मगर मोदी हुकूमत का हिमायती मीडिया ऐसा लगता है जैसे जलते हुए तवे पे बैठा हो। मगर जब भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया रवायती तौर पर पाकिस्तान के किरदार पर तनकीद कर रहा है, वहीं भारत के कई अपोजिशन रहनुमा, कई आज़ाद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ये कहने पर मजबूर है कि जो किरदार आज पाकिस्तान अदा कर रहा है वो भारत को अदा करना चाहिए था, और अगर भारत ऐसा करने में नाकाम है तो कम से कम उसे पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करनी चाहिए। मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी बनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जंग सिर्फ इजराइल को चाहिए। इतना इजराइल के करीब नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान वो कर सकती थी जो पाकिस्तान ने किया। जो काम पाकिस्तान को करना पड़ा वो हमें करना चाहिए था। सीज फायर की बात, दोनों में समझौता कराने की बात भारत को करनी चाहिए थी, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री इसराइल में जाके कि ये धरती फादरलैंड है, भारत मदरलैंड है, तो आप कैसे सीज फायर की बात करेंगे? Course of the last month say nothing. If you had said nothing earlier, then you could say nothing now. This strategic silence right now makes our foreign policy look confused. If you had said nothing earlier, then you could say nothing now. This strategic silence right now makes our foreign policy look confused, makes our foreign policy look weak. Today, whether you like it or I like it, others are praising Pakistan. President of Iran, and they have all acknowledged that they're looking forward to continuing a conversation which started with Pakistan and negotiating with Egypt, Turkey, as well as with Saudi. Pakistan and negotiating with Egypt, Turkey, as well as with Saudi Arabia, outmaneuvered and outsmarted India in global diplomacy. इस पूरी सूरत-हाल पे बात करेंगे, तज्ज़िया भी हासिल करेंगे। इस वक्त जो इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द हो रहा है उससे आपको अपडेट करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। कल से ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान में मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है आदिल नजम साहब ने। डॉक्टर आदिल नजम साहब ने आलमी अमूर के माहिर हैं और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी एजाज सैयद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एजाज, पहले आपकी तरफ आऊँगा। एक अरसे से आप फॉरेन अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और पिछले कई सालों से पाकिस्तान को बड़े नेगेटिव सिक्योरिटी लेंस से देखा जाता था, और जो हमारे सिफाती ताल्लुकात थे ट्रांजैक्शनल थे, और हम देखते थे आमतौर पर ये खबरें आती थी कि पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर आजम दुनिया से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं या रब्ता कर रहे हैं। लेकिन आज जो माहौल है, ज़रा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मोमेंट है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ताकि मुस्तकिल जंगबंदी हो सके, लाखों लोगों की जानें महफूज रह सकें, और राब्ते पाकिस्तान से किए जा रहे हैं। दुनिया भर के वज़राए खारजा पाकिस्तान से राब्ते कर रहे हैं, सागदार से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा देख रहे हैं इस पूरे माहौल को इस वक्त आप? शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, माजी में पाकिस्तान ने बड़ी गलतियां की हैं और उन गलतियों का खुमियाजा भी पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन भुगतता रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को सीखा और समझा और अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश की। पर्टिकुलरली ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं। 2024 से पहले हमारे ईरान के साथ कोई उतने करीबी ताल्लुकात नहीं थे जितने आज हैं। 2024 में फरवरी के महीने में जो कुछ हुआ था वो मुझे और आपको पता है। उसके बाद पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा करीब दोनों ममालिक हुए। लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का पहले से एक करीबी दोस्त मुल्क था, मौसन मुल्क था, जिसने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, और पाकिस्तान हमेशा अमेरिका पर भी डिपेंडेंट रहा। जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो जंग थी या फिर वॉर ऑन टेरर थी, फ्रंट लाइन एलाय रहा अमेरिका का, तो पाकिस्तान की एक पोजीशन बड़ी यूनिक थी। और इस यूनिक पोजीशन के ऊपर रहते हुए पाकिस्तान ने एक चीज़ इख्तियार की, वो थी मॉरल पोजीशन, कि पाकिस्तान ने एक मॉरल पोजीशन ली और पाकिस्तान ने जो डायरेक्शन थी वो अमन की ली। तो पाकिस्तान के लिए चीज़ें काफ़ी आसान हुई, हालांकि पाकिस्तान के लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल थी, इसलिए कि पाकिस्तान एक डिफेंस पैक्ट में भी था सऊदी अरेबिया के साथ, और एट द सेम टाइम अमेरिका के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। हमारी जो मईशत है वो आलमी मालियाती इदारों की डिपेंडेंट थी। और आप देखिए कि हमारी जो सिविल और फौजी क़यादत की मीटिंग्स हुई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से बात की थी, जब ईरान से जंग की बात जो है वो उस तरीके से पब्लिकली अनाउंस नहीं की गई थी। लेकिन एक नज़र आ रहा था कि क्रैक्स हैं जो कि एक बड़ी फॉल्ट लाइन बन सकती हैं। तो पाकिस्तान ने एट दैट टाइम भी अमेरिका को ये बताने की कोशिश की थी, और आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर समझता है। तो वो जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की, और उससे पहले फील्ड मार्शल की अलग से जो मीटिंग हुई थी अमेरिका के सदर के साथ, उसमें ईरान एक टॉपिक रहा। और पाकिस्तान की जो मैं ये कहूँगा कि ऑब्जेक्टिविटी, सिंसियरिटी और अबव ऑल जो मॉरल्स के ऊपर मबनी फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का एक वाक़या हुआ है यहाँ पे। डॉक्टर आदिल साहब, आप कैसे इसको समअप करेंगे कि कुछ अरसे पहले, जैसे अभी एजाज ने बताया, ईरान ने हमारी सरजमीन की वायलेशन की, हमने जवाब दिया, अमेरिका के साथ हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी लंबे अरसे से जारी है, लेकिन आज अगर पाकिस्तान को एक पीस मेकर का स्टेटस मिला है, हाउ डू यू थिंक वी अचीव दिस? आई थिंक बहुत शुक्रिया। जैसे एजाज ने बिल्कुल सही कहा, ये जो है ये एक दिन की बात नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि इस वक्त हुआ, ये इसलिए हुआ कि इसमें एक बिल्डअप है और पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें सीखी और कुछ चीज़ें बेहतर की। मेरे ख्याल में ये जो है ये सिर्फ मोमेंट नहीं है। आई होप पाकिस्तान इसको टर्निंग पॉइंट बना लेगा। मेरा मतलब ये है कि जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता था तो, और इसमें एक तरह से भारत का भी बहुत हाथ था जिसने उसको किया, और कुछ बहुत सारा हमारी अपनी उसका हाथ था, लेकिन पाकिस्तान का जब नाम लिया जाता था तो जो लफ्ज़ जहन में आते थे दुनिया के वो था कि जी अनरिलायबल है, जंगजू है, इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये मर्क्यूरियल है। हाँ, अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सारे हैं कि जी ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है। एजाज ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मॉरल पोजीशन ले रहा है, प्रिंसिपल्ड पोजीशन ले रहा है। दिस आई थिंक इज़ अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट। जो भी पाकिस्तान को समझा जाता था 6 हफ्ते पहले, अब वो चेंज हो गया है।
एंड हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो चेंज रहे, क्योंकि आई थिंक दैट इज अ वेरी मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट। इसमें जो है आई वॉज वेरी ग्लैड कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा ये चीज़ जो है ये एक शख्स से नहीं होती, इसके लिए आपको पूरा अपरेटस चाहिए होता है। आपकी जो एम्बेसीज बातें कर रही हैं, आपके जो लोग मेमो लिख रहे हैं, आपके जो सफ़ीर बातें कर रहे हैं, तमाम आपका फॉरेन ऑफिस, तमाम आपकी जो सफारती अपरेटस है इवन बियॉन्ड द फॉरेन ऑफिस, दैट बिकम्स इन्वॉल्व। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं, और मेरे ख्याल में अगले जो 24 घंटे या 2-3 दिन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए ना, अब तक तो पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है बिकॉज वी हैव ब्रॉट देम टू द टेबल। जैसे आपने कहा, तमाम जो बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, दूसरे हैं, वो पाकिस्तान से बात करना चाह रहे हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 2 days 3 days एंड हाउ पाकिस्तान मैनेजेस इट, क्योंकि मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं होता जब इतनी आपकी हाई टेंशन हो, जो फ्रीकैन हो, आप उनकी दुश्मनियां हो, तो कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ उठेगा, किसने पहले बात करनी है। आपके पास एक मौका है टू बी कंटिन्यू टू बी सीन एज ट्रस्टवर्दी। सो आई थिंक ये भी बहुत क्रिटिकल। डॉक्टर आदिल साहब, पब्लिकली तो दोनों ममालिक की जानिब से, ईरान और अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे थे कि हम ये जंग जारी रखेंगे, मजीद तबाही करेंगे। ईरान कहता था हम जवाब देंगे इसका। लेकिन जो आर्जी जंग बंदी हुई वो एक वाज़ेह इंडिकेशन थी कि दोनों मुल्क जो हैं वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जंग इख्तिताम पजीर भी हो। तो आपको क्या लगता है कि दोनों तरफ से ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है कि दोबारा बैटल फील्ड में ना जाएं, मुज़ाकरात के जरिए ही मसले को हल करें? मेरे ख्याल में इसमें इस वक्त दोनों की ख्वाहिश है, लेकिन ये जो उनकी बड़कें थी वो भी अनरीजनेबल और अनसरप्राइजिंग नहीं थी। और जो इस वक्त हम सुन रहे हैं कि जी वैन साहब कह रहे हैं हाँ जी मैं चाहता हूँ कि कोई निकल आए और मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि हल ढूंढो, वो भी कोई मेरे ख्याल में सरप्राइजिंग नहीं है। जो ईरान से आप सुन रहे हैं वो भी यही सुन रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात से हल चाहते हैं, वो भी सरप्राइजिंग नहीं है। आई थिंक लॉजिकली इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली ऑफ रैंप चाहते हैं, क्योंकि जो वो सोच रहे थे कि होगा वो नहीं हुआ, और जो उनकी डोमेस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ईरान भी ऑफ रैंप चाहता है क्योंकि इतनी तबाही इतने अरसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो उसकी भी कोशिश ये है, लेकिन नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू बी विलिंग टू गेट एन ऑफ रैंप कि ये कह के कि जी हम हार गए हैं, या ये लग के कि हम हार गए। ट्रंप साहब तो जो मर्जी हो जाए वो कहेंगे हम जीत गए, इससे बड़ी जीत कोई नहीं है, तारीखी है, सबसे बड़ी है, फलाना धमाका। लेकिन ही विल नीड हुरमुज। उनका जो मेरे ख्याल में मेन इशू है वो हुरमुज है। ईरान के लिए जो मेन इशू होगा वो किसी ना किसी किस्म की रेपरेशन होगा, चाहे वो टोल हो हुरमुज पे, चाहे वो सैंक्शंस हो। जितनी तबाही है दे हैव टू रीबिल्ड, अदरवाइज उनकी डोमेस्टिक कॉस्ट बड़ी बढ़ जाएगी ना। अभी जब जंग खत्म होगी, अगर होगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद सियासत अंदर की तब्दील हो जाएगी, फिर आटे दाल का भाव होगा। इसके लिए ईरान के लिए वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन असली मसला ये है कि दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें आपको आउट भी मिल रहा है। दोनों स्टेटमेंट कहते हैं हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लेकिन स्टेटमेंट बता देते हैं अगर न ये ना हुआ, और ये जो है वो उसको मुबहिम रख रहे हैं ताकि उनके पास वे आउट हो। मेरे ख्याल में जो असली मसला है वो तीसरा फरीक है, और तीसरा फरीक जो है वो नेतन्याहू है। ये जंग शुरू की थी नेतन्याहू ने, और ये ख़त्म होगी जब ट्रंप, ये जंग शुरू हुई जब ट्रंप ने नेतन्याहू की बात मानी। ये जंग ख़त्म होगी जब ट्रंप नेतन्याहू को किसी तरह कंट्रोल कर सकेगा। इस वक्त तक आई एम नॉट श्योर कि ट्रंप के पास एबिलिटी है, क्योंकि आपने लबनान में देखा कि वो स्कटल करना चाह रहे हैं, वो स्पॉइलर होना चाह रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट स्टिकिंग पॉइंट जो निकलेगा कि क्या ट्रंप के पास क्या वो ख्वाहिश है, और क्या उनके पास ये एबिलिटी है कि वो नेतन्याहू और इसराइल को इसको स्पॉइल ना करने दें। सही। एजाज साहब, क्योंकि पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है और इसमें आपको पता है कि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ों को ऑब्वियसली हम थोड़ा सा टच नहीं कर रहे क्योंकि उसको सीक्रेट रखा जा रहा है या डिस्क्रीट रखा जा रहा है। लेकिन मैं ज़रा इस प्रोसेस के बारे में समझना चाह रहा हूँ। जैसे भी आदिल साहब ने कहा कि पूरा मामला बड़ा चैलेंजिंग होगा, तो क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? किस नौयत के मुज़ाकरात होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर इस हवाले से कोई आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकें। और दूसरा, सऊदी वज़ीर ख़जाना भी यहाँ पर मौजूद है और वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो क्या साइडलाइंस पे मजीद मुज़ाकरात भी हो सकते हैं? शहजाद, देखिए आपको पता है कि यूएई ने जो पैसे पार किए थे पाकिस्तान में, उन्होंने विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उनका टाइम पूरा हो गया था। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी कहा कि जी ये उनकी रकम है, और जो यूएई है उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी पाकिस्तान के साथ। अब उन्होंने समझा कि उनको
उन पैसों की ज़रूरत है तो पाकिस्तान ने वो पैसे रिटर्न किए। और इस सारे मामले का आपको पता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी एक बड़ा ताल्लुक़ है। अब चूँकि एक माशी मामला भी है, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है सऊदी वज़ीर ख़जाना की, और यकीनी तौर पे ये इश्यूज़ भी वहाँ पर डिस्कस हुए होंगे। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सऊदी अरब और यूएई आपस में इनका जो रिलेशन है वो भी सौर हो चुका हुआ है, वो भी इतना आइडियल नहीं रहा। ये अच्छी बात नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेट है। लेकिन पाकिस्तान को अगेन अपना मफाद भी देखना है और आगे भी बढ़ना है। जो यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका सऊदी वज़ीर ख़जाना के यहाँ पर आने से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। यहाँ पर जो मुज़ाकरात होंगे उनमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि बहुत सारा ग्राउंड वर्क है वो पाकिस्तान ने पहले से कंप्लीट कर लिया हुआ है, और जितने दिन का वक्फा था जब से ये अनाउंसमेंट हुआ, सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हुआ, उस दौरान भी पाकिस्तान इन दोनों मालिक से करीबी राब्ते में रहा है। और उन्होंने एक कॉमन ग्राउंड्स भी मेरी इत्तलात के मुताबिक तैयार हुई हैं, और 4-5 ऐसे नुकात भी हैं जिनके ऊपर दोनों जो फ्रीकैन है उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कोई ये की जा रही है कि ये जब दोनों मिलेंगे तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि दोनों तरफ ये ख्वाहिश तो कम अज़ कम ज़रूर है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से निकला जाए। उसके तरीक़ाकार के ऊपर बात हो सकती है। अलबत्ता ये तो एक इंटरनल मैकेनिज़्म है, इसमें कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ भी हैं जो इन मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ये इनका एक एंड जो है वो मुस्बत एंड हो। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद और डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक और अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमन और इस्तेकाम के लिए कल से पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। इन मुज़ाकरात से तवक्कुआत क्या है और पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उसकी क्या अहमियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, जो कि पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं। सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सईद साहब, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने तारीख में बड़े ममालिक के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात ना करवाए हो, मीडिएशन का रोल ना प्ले किया हो, लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान को सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से देखा जाता था और उसमें भी ज्यादातर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता था। लेकिन आज पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे पीस और स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहा है ताकि लाखों जानें महफूज रखे और दुनिया की मईशत तबाही से बच सके। कैसा देखते हैं तारीखी पस मंजर में, कितना बड़ा मूवमेंट है ये पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने 3 दिन पहले एक्स पे लिखा था कि ये सीज फायर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ग्लोबल मूवमेंट है वो पाकिस्तान, और ग्लोबल जो एक मेमोरी लेन है उसमें ये रिकॉर्ड हो चुका है और इसको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। जिस तरफ आपने इशारा किया इसमें कोई दो राय नहीं है कि तकरीबन ख़ास तौर पर 2001 के बाद से पाकिस्तान इंटरनेशनल अरेना में एक इमेज डेफिसिट के साथ चलता रहा है, और पाकिस्तान की रेलेवेंस इंटरनेशनली जूं आप वेस्ट की तरफ जाते थे या वो ट्रांजैक्शनल थी या वो मनफी थी। तो इस वक्त अगर आज के आप पेपर्स पूरी दुनिया के उठा के देखें, आज के आप न्यूज़ चैनल्स की ईस्ट वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से यूएस तक टीवी स्क्रीन को देखें, आज एवरी इम्पॉर्टेंट लीडर इन द वर्ल्ड, ईयू से लेकर फार ईस्ट तक, वो पाकिस्तान की लीडरशिप को कॉल कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा लम्हा है हमारी इर्तिका के अंदर जो इंशाअल्लाह अगर पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट को ना भी रिजॉल्व कर पाया और इस सीज फायर को अगर मुस्तकम कर पाया और मिलिट्री के यूज़ का दोनों तरफ से खात्मा कर पाया, तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट के तौर पर पाकिस्तान की तारीख में हमेशा रहेगी। ये एक ग्रेट सर्विस टू दी ह्यूमैनिटी है जो पाकिस्तान कर रहा है। बेशक। और सईद साहब, वैसे तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहने को 28 फरवरी को शुरू हुआ है, आज से 40 दिन पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की तकरीबन 50 साल पुरानी है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को एकदम से रिजॉल्व हो जाना, शायद इसके इम्कानात आओ कि सब चीज़ें स्मूथ हो जाएं, लेकिन फिर भी आपके ख्याल में मिनिमम क्या अचीवमेंट हो सकती है, क्या अचीव किया जा सकता है इन मुज़ाकरात से? अच्छा, देखिए, मैं कहूँगा कि ये 1979 के बाद की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सिर्फ। ठीक है,
जो जो रिलेशन में ब्रेक डाउन था वो 1917 के बाद शुरू हुआ, 1979 के बाद ईरान और यूएस में शुरू हुआ, और उसके बाद रिपीटेडली इसमें साइकिल्स आते रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा टेंशन के। लेकिन आप इसको एक सदी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब पहली दफ़ा एक रूल चेंज हुआ था 1920 में, और फिर 1951 या 53 में जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक का जो गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, जो शाह को दोबारा लाया गया था, और शाह के बाद जब इमाम ख़मीनी दोबारा आए थे, तो इन सारे बड़े इवेंट्स में यूएस का फुटप्रिंट हर जगह पे है। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ने एक शेप ली 1979 के बाद, लेकिन जो इत्तेमाद नहीं है दोनों में, जो डिस्ट्रस्ट है, जो हेट है लोगों तक, ये सिर्फ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स में नफरत नहीं है, दोनों तरफ अवाम में एक नफरत पाई जाती है, उसकी तारीख तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा है। जब वियतनाम की जंग खत्म हुई और वियतनाम और यूएस ने डिसाइड किया कि हम बैठेंगे, नेगोशिएट करेंगे, तो नेगोशिएशंस को स्टार्ट करते हुए तकरीबन 21 महीने लग गए थे। उसकी लॉजिस्टिक्स, उसका वेन्यू, उसका एजेंडा सेटिंग में बहुत देर लगी, और मैंने यूएस के एक बड़े ही सीजन्ड डिप्लोमेट से खुद सुना, जो उस टीम में थे जो उसको अरेंज कर रही थी। उन्होंने कहा जब सब कुछ हो गया तो एंड पे सीटिंग प्लान पे कोई 3 महीने रुके रहे वो। इसी तरह अफगानिस्तान में देखें, 2012 में CIA ने मैसेजिंग शुरू की मुख्तलिफ ममालिक से TTA के साथ कि वो बात करना चाहते हैं, और 2014 में पहली दफ़ा दोहा में इकट्ठे बैठे, और जाके कोई नतीजा उसका 2021 में निकला। और पाकिस्तान ने क्या कर दिखाया है, 72 घंटे के अंदर अंदर दोनों पार्टीज को टेबल पे ला रहे हैं। ये एक हिस्टोरिकल चीज है, ये इसका हम पूरा अहाता नहीं कर पा रहे कि हमारी लीडरशिप ने क्या और पाकिस्तान ने क्या अचीव कर लिया है। 41 दिन सुबह शाम मेहनत की, मुखलसाना मेहनत की, गुड फेथ में मेहनत की, प्रिंसिपल्स पे मेहनत की, और 72 आवर्स में दोनों राइवल्स जो कि 100 साल से ज़्यादा अपने माबैन नफरत पैदा कर रहे हैं, उनको टेबल पे ला के बिठा के बात कराएंगे। सही। अब इस पे मिनिमम सक्सेस क्या होगी? अगर ये तय हो जाए कि ये सीज फायर सिर्फ 15 दिन के लिए नहीं होगा, बल्कि मुस्तहकम भी इसको करेंगे, कुछ CBM सीज फायर के लिए लाई जाएं, और कुछ बेशक कंडीशंस रख लें कि ये 2-3 कंडीशंस होंगी जिसके बाद इस सीज फायर को एक्सटेंड किया जाएगा फॉर सो मेनी डेज, डे चाहे ना, उसका अरसा चाहे ना बताएं। अगर ये तय हो जाए कि दोनों पार्टीज कमिट करें कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, और इस प्रोसेस में बाद में जितनी लेटरल एक्सपेंशन करनी पड़ी और इसको मल्टीलेटरल ट्रैक पे ले जाना पड़ा, वो भी ले जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छा आउटकम होगा। और ये कमिटमेंट हो जाए अगर कि दोनों साइड्स जो हैं वो वापस अफवाज के इस्तेमाल की तरफ नहीं जाएंगे, तो अगर मिनिमम ये 3 आउटकम हो जाते हैं, तो इसके अलावा जो होगा वो आइसिंग ऑन द केक होगा। राइट। अब सही साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि दोनों साइड से जो मुतालबात आ रहे हैं वो एक्सट्रीम पोजीशंस के, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, कोई भी आप नेगोशिएशंस में जाते हैं अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन लेके जाते हैं, लेकिन अगर आप डीपली इन दोनों ममालिक के बयानात, आपको क्या लगता है कि की पॉइंट्स या वो की मुतालबात कौन से हो सकते हैं विच कैन पेव वे फॉर पीस? अच्छा, एक बात यह है कि दोनों साइड में जो कुछ बात अभी मीडिया में या पब्लिकली की जा रही है, वो आप कह लें कि काफ़ी हद तक अपने उनके डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी है, और जिस पोजीशन को वो इतनी देर से सस्टेन कर रहे थे, उस पोजीशन से एकदम यू टर्न ना लिया जाना जो है, जो आमतौर पे मुमकिनात में नहीं होता, तो उसको भी सेफ गार्ड करने के लिए है। तो इसको कोई हर स्टेटमेंट से कोई बहुत ज़्यादा अलार्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस नेगोशिएशंस में जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम पोजीशन लेके दोनों पार्टीज आ रही हैं, लेकिन नेगोशिएशंस में ये कभी नहीं होता कि दोनों पार्टीज फॉल बैक पोजीशन पे ना लेके आए। तो फॉल बैक पोजीशंस भी वो लेके आएंगी, लेकिन अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 5 पॉइंट्स जिनकी एक्नॉलेजमेंट इंटरनेशनल सिस्टम में है, लीगल फॉरम पे है बिकॉज UN के सेक्रेटरी जनरल ने भी एक्नॉलेज किया, चाइना और रशिया में है, और इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो मिडल ईस्ट के रीजन के हैं उनकी भी है। तो वो पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे इत्तफाक राय स्टार्ट में दोनों तरफ से एक मजबूती के साथ किया जा सकता है। इस सारे प्रोसेस में एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए, ये बहुत अहम नहीं लगेगी, इस पूरे प्रोसेस में एक वाइल्ड कार्ड भी है। अच्छा। और वो वाइल्ड कार्ड है प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टाइल ऑफ लीडरशिप। वो किस वक्त नेगोशिएशंस में किसी एक छोटी सी चीज से बहुत बड़ा डिसीजन ले लें
एक छोटी सी अचीवमेंट पे बहुत बड़ा डिसीजन ले लें, एक छोटी अचीवमेंट को मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा दिखा के उस पे उसको लेवरेज करके उस पे डिसीजन ले लें, या एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को भी अंडरमाइन कर दें। ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और जो उनके नाकदीन हैं वो ये मानते हैं कि जो उनकी ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जो तारीखी तौर पर इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जिस तरह नेगोशिएशन चलती हैं, उम्मीदें तो यही हैं कि इसमें भी उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी। लेकिन ये जो एक वाइल्ड कार्ड है, ये किस वक्त किस किस्म का टर्न दे दे इस बातचीत को, वो मेरे ख्याल में इमेजिन करना मुश्किल है। अब वो क्योंकि उनका भी तरीक़ेकार यही है कि वो हैमरिंग करते हैं कोई भी एक नुक्ता उठा के, तो आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है बहुत छोटी कामयाबी बाज़ाहिर हमें लगे, लेकिन अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को उसको एक बहुत बड़ा करके वो सेल आउट करें। लेकिन ये बताइएगा सईद साहब के जो मुज़ाकरात तो इस जंग यानी कि 28 फरवरी को जो कॉन्फ्लिक्ट पहले भी हो रहे थे, जो ओमान की सालिसी में हुए, उसमें ईरान के हवाले से तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो तो अपना जो स्टॉक पाइल है उसको डाउनग्रेड करना या ख़त्म करने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो अब आपको लगता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं या इस कॉन्फ्लिक्ट के पास दोनों तरफ से जो एस्केलेशन हुई उसके बाद बढ़ गए? अच्छा, एक चीज तो वाज़ेह रहनी चाहिए कि दोनों साइड्स को ये पता है कि उनके पास अभी कॉस्ट इफेक्टिव मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है। बयानबाजी जो भी चल रही है, दोनों साइड ये रियलाइज कर चुकी हैं कि वापस मिलिट्री ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना। इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। उनके साथ कॉस्ट बहुत बड़ी अटैक है। अच्छा, फिर दोनों साइड विक्ट्री भी क्लेम कर रही हैं, लेकिन वो विक्ट्री भी एक तो अब एक अपने इमेज की प्रिजर्वेशन के लिए, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी है। लेकिन अगर रिस्पेक्टिव पोजीशंस देखें आप, तो IRGC को, ईरानियन लीडरशिप को ज़रा थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रखें, तो ईरान के जो लोग हैं वो इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सैंक्शंस की वजह से पिस चुके हैं। अगर वो सारे के सारे प्रोटेस्ट जो हुए उनमें ज़्यादातर अवामिल बैरून मुल्क से थे, मान लेते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोटेस्ट छोटे छोटे इवेंट्स पे ऐसे भी हुए जो बहुत देर तक बहुत शहरों में चले, जिसमें फॉरेन हैंड्स इतने इन्वॉल्व नहीं थे। तो एक कंसर्न इस जंग से पहले जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे ईरान के लोग, उनके यहाँ तो था। तो वो चाहेंगे, ईरानियन लीडरशिप जो आगे चलेंगे तो वो चाहेंगे कि लोगों के कंसर्न एड्रेस हों, लोगों की मुआशी तकलीफ़ें दूर हों। दुनिया का जो एक निज़ाम है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, उसमें वो दोबारा रिकनेक्ट करें पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, इकोनॉमिक सिस्टम के साथ। ये उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। इसी तरह US आज भी, कोई माने या ना माने, चाहे किसी को बुरा लगे, जंग का रिजल्ट जो भी हुआ, मिलिटरीली वो टेबल पे एक स्ट्रॉन्गर हैंड के साथ बैठेंगे। आज भी दोनों में से मिलिटरीली उनका हाथ स्ट्रॉन्गर है, लेकिन स्ट्रॉन्गर हाथ होने के अलावा उनको ये जरूर पता है कि उन 4 ऑब्जेक्टिव में से जो ऑब्जेक्टिव भी आज वो कहें ये नंबर 1 था, वो रियलाइज नहीं कर सके। तो दोनों की जो रिस्पेक्टिव अपनी कंडीशन है डोमेस्टिक एरिना में और पावर पोटेंशियल में, मिलिट्री की स्पेसिफिकली, उसमें अभी स्पेस पैदा होती है कि वो दोनों मिलके इसमें से कोई हल निकालें। अब बात आ गई कि वो डिमांड जो दोनों तरफ से इस किस्म की हैं, जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर के ऊपर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा चुके थे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मोस्ट इंस्पेक्टेड, मोस्ट वॉच्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम है IAEA की तरफ से। अब अगर वो इस परसेप्शन डोमेन में जो उनका एक अपर हैंड लगता है जंग के नताइज में ईरानियन का, उसको लेवरेज करके टेबल पे बैठ के वो उस फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ वापस नहीं जाना चाहेंगे जो उन्होंने ओमान की जो मीडिएटेड नेगोशिएशंस थी उसमें कमिट किया, तो ये काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए। और अगर वो, मेरे ख्याल में, न्यूक्लियर के ऊपर कुछ इनिशियल कमिटमेंट्स ऐसे ही कर लें कि दोनों साइड के ऑप्शंस ओपन रहें और स्पेस अवेलेबल रहे, और उसको एक लेटर टाइम फ्रेम में भी डिसाइड कर लें, तो ये भी एक अच्छी पॉलिसी होगी। ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन उसका कोई हल निकालना है। फ़ौरन हल क्या निकालना है जिससे पूरी दुनिया इफेक्टेड है? ऑस्ट्रेलिया से US तक लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम की ईरान की वजह से इफेक्टेड नहीं है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से, ये जो डिसरप्शन आई हुई है फॉसिल फ्यूल की सप्लाई चेन में, इससे इफेक्टेड है। सही। तो उसके ऊपर अगर कहीं इत्तफाक हो जाए कि उसका अगर कोई स्टेटस चेंज भी करना है जैसे ईरान चाह रहा है, तो वो सब्जेक्ट टू नेगोशिएशंस विद ऑल स्टेक होल्डर्स हो जाए,
और इनिशियल ये कमिटमेंट हो जाए कि उसको ओपन रखा जाएगा उस तरह जिस तरह वो 27 फरवरी से पहले थी, इट विल बी अ ब्रिलियंट आउटकम। तो एक तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों ममालिक के लिए हल तलाश करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि दोनों ये समझते हैं कि वापस जंग में जाना वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। क्या इसमें एक ये भी इम्पॉर्टेंट पहलू हो सकता है कि ईरान में तो चले उनके ऊपर हमला हुआ, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, इसलिए ईरान में एक बदले की आग भी है, तो वहाँ पे तो शायद ये जंग इतनी ज़्यादा अनपॉपुलर ना हो क्योंकि वो तो विक्टिम थे यहाँ पर। लेकिन अमेरिका में ये जंग बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है, नवंबर ज़्यादा दूर नहीं जब मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। इसका भी आपके ख्याल पे डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर होगा कि ठीक है जंग का आगाज़ तो कर दिया था, उसमें से एग्जिट नहीं मिल रहा था, अब अगर एग्जिट मिला है तो उस पर कायम रहे फिर? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत प्रेशर है। कुछ पोल्स तो ये बताते रहे हैं कि उनकी अपनी जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो 13-14% तक गिरी हैं, और ये भी आता रहा है कि इवन बायपार्टिजान्स जो हैं उनमें से भी कोई 90% इस जंग के मुखालिफ थे, खास तौर पे पहले 2 हफ्तों के बाद। तो ये उनको एक बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ी है इस जंग की। इसी तरह यूएस का जो अपना एक इमेज है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आया है इंटरनेशनली, इससे मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं, जो इन्होंने दहाइयों से नर्चर की हुई थी पार्टनरशिप्स जिनमें बहुत इन्वेस्टमेंट थी, वो हिल के रह गई हैं। इट्स नॉट ओनली नेटो, जो उनके बहुत करीबी एलाय थे वो उनके साथ एक कदम नहीं चले, तो ये बहुत बड़े नुकसान आते हैं उनके, तो उनके भी इंटरेस्ट में है। अब जहां तक बदला लेने की बात है तो देखें, कासिम सुलेमानी जब शहीद हुए तब भी बदला लेने की बात हुई, जब इस्माइल हानिया ईरान के अंदर शहीद हुए तब भी बात हुई, और भी बहुत, जब उनके जो शहजादे थे जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट वो शहीद हुए थे ईरान की रोड के ऊपर, तब भी बात हुई। तो एक लीडरशिप को ये पोजीशन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए तो लेनी पड़ती है। अब देखना ये है कि क्या मीन्स अवेलेबल हैं टू सेटल द स्कोर, और उन मीन्स के इस्तेमाल से फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए भी इस वक्त मिलिट्री ऑप्शंस की तरफ या किसी क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन की तरफ जाना टू सेटल द स्कोर खासा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सही साहब, ये बताइएगा कि पॉसिबल स्पॉयलर्स क्या हो सकते हैं इन मुज़ाकरात में? एक तो सबको पता है इसराइल, और अभी खबरें भी आ रही थी कि जब ये सीज़ फायर हो रहा था तब भी जो नेतन्याहू है उनकी ख्वाहिश ये थी ये जंग जारी रहे, तो वो तो एक ऑब्वियस स्पॉयलर है। इसके अलावा क्या पॉसिबल स्पॉयलर्स हो सकते हैं आपकी नज़र में? अच्छा, मैं हल्की सी बात पहले इजराइल पे कर दूं। बहुत सारे चैनल्स पे ये बात चल रही है, बहुत जगहों पे ये बात चल रही है कि लेबनान को जरूर शामिल करना चाहिए। मेरे ख्याल में यूएस इस पोजीशन में है कि वो इजराइल को रोक सकेंगे कि वो जब तक किसी नतीजे पे ये बातचीत नहीं पहुंचती, कोई एश्योरेंसेस नहीं आती, वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस लेबनान में भी और बाकी भी नेबरहुड में रोक दें। यूएस इस पोजीशन में है, वो रोकेंगे, उसको स्केल डाउन करेंगे, ये क्या करेंगे ये भी हम आगे वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन अगर इजराइल खुद टेबल पे नहीं है और लेबनान भी खुद टेबल पे नहीं है, तो इजराइल के पिछले 50 साल जो गुजरे हैं और आगे उनकी जो पॉलिसी है, जो शेयर्ड विजन है, पॉलिसी है यूएस के साथ, में वो ये नहीं चाहेंगे कि उनका अगर कोई बायलेटरल इशू है तो उसका डिसीजन इस्लामाबाद में हो। वो क्योंकि अगर लेबनान के साथ इश्यूज यहाँ पे निगोशिएट होके उस पे ऊपर कोई बातचीत की जाती है, तो इशू तो उनको गजा के साथ भी हैं, इशू उनको सीरिया के साथ भी हैं, जॉर्डन के साथ भी हैं। तो शायद मैं कह रहा हूँ, शायद ये देखें कि ये जो प्रोसेस जब आगे चले और इसमें कोई कामयाबी मिले, तो आप देखें कि इजराइल के शायद बायलेटरल प्रोसेसेस शुरू हो जाएं उनके नेबरहुड के अंदर। वो उन्होंने कहा भी है कि लेबनान के साथ वो मुज़ाकरात करेंगे बाकियों के साथ। अगर ब्रॉडर पीस की तरफ वाकई इंटेंशंस हों यूएस की तरफ की, और क्या एक्सपेरिमेंट करना है उन्हें भी, तो फिर शायद वहां पे भी कोई बायलेटरल वो बातचीत शुरू हो जाए। एक एंड पे मैं बात करना चाहता हूं एज अ पाकिस्तानी। पाकिस्तान में एक ये ग्लोबल मूवमेंट है फॉर पाकिस्तान, एक सेंस ऑफ जुबिलेशन है, बहुत खुश हैं लोग। लेकिन आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी सीइंग कि पाकिस्तान का एज अ पॉलिटी, एज अ सोसाइटी और मीडिया जो सब दोनों की रिफ्लेक्शन है, उसका कंडक्ट कैसा रहा है पिछले 41 दिन में, और ख़ास तौर पे सीज़ फायर के बाद। इंडिया सब कह रहे हैं कि इज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर, लेकिन आप उनके टीवी चैनल्स को कभी स्क्रॉल करके देखें, लगता ये है कि जंग वहाँ लगी हुई है और कहीं गल्फ में नहीं लगी हुई।
तो आई थिंक ये जो मई 25 की हमारी जंग थी, उसके बाद से हमारी जो सोशल डायमेंशंस हैं उसमें भी कुछ ऐसी चीजें उभर के सामने आई हैं विच हैज showcased us as a very mature society, a society which is handling complexities with wisdom, and a society which is handling complexities with patience and in a very wholesome way. और बड़े मेजर्ड कंडक्ट में कोई स्पेकुलेशन नहीं चल रही, कोई कॉन्स्पिरेसी थेरीज नहीं चल रही, बड़े अच्छे तरीके से हर बातचीत मीडिया पे हो रही है, बहुत समझदार और अच्छे लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं. तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज प्लस. सर, मेरी ऑब्जर्वेशन तो इस पे ये है कि जब भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होता है, या आप जो कहते हैं ना इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि पानी सर से गुजर जाता है, चाहे वो हमारी मईशत हो, पॉलिटिक्स हो, जंग हो, क्रिकेट हो, उस वक्त हम अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं. जब चीज़ें हमारे लिए ईजी नज़र आ रही होती है उस वक्त शायद हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, जब हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है. तो इसमें सही साहब एक आखिरी कॉमेंट ये मुझे बताइएगा कि आपको लग रहा है कि ये खित्ता बिलखसूस 28 फरवरी से पहले वाली पोजीशन पे जा सकता है, या आपको लगता है कि चाहे ये मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाए बट बहुत कुछ बदल जाएगा? जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पता नहीं ईरान उस पर कितना कंट्रोल रखेगा, क्या उस पर वो चार्ज करेगा जो वहाँ से वेसल्स गुजर रहे हैं. यूएई ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि खित्ते में हमारा कौन अलाय है कौन नहीं है, हम देखेंगे, रिविजिट करेंगे अपने ताल्लुकात को. तो आपको क्या लग रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे तब भी सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी पहले की तरह? मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ. मैं इसका 2 लाइनों में जवाब देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. मैं नहीं चाहूंगा कि इस खित्ते में जो रीसेट हो वो 27 फरवरी 2026 पे वापस जाए. ओके. मैं चाहूंगा कि इस खित्ते में अगर रीसेट हो तो वो 1978 में वापस जाए. मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो एनवायरनमेंट वापस लाई जाए जहां पे कोई भी स्टेट रिलीजियस सेंटिमेंट पे बेस करके डायरेक्टली अपने स्टेट अपरेटस के थ्रू दूसरे हमसायों के लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही थी, माइनॉरिटीज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही थी. एंड उसको उस इंटरेक्शन को काउंटर करने के लिए फिर काउंटर इंटरेक्शंस नहीं आ रहे थे और उसके साथ इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी, जो कि बाद में बहुत बड़ा सोर्स बना इंस्टेबिलिटी का पूरे मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में. तो मैं तो ये दुआ करूंगा कि किसी तरह आने वाले चंद सालों में मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के हालात वहां वापस जाएं जहां 1978. बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे इस पूरी. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही. शो से इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.